हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अब नाइट्रोजन फैमिली में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। नाइट्रोजन फैमिली में हम लोगों ने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर रखी है, साथ में एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन कंप्लीट हो चुका है। अब नाइट्रोजन फैमिली में कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड का डिस्कशन है और फास्फोरस से रिलेटेड कुछ अपने पास टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले देखा जाए, हम लोग यहाँ पर डाई नाइट्रोजन को ले रहे हैं। डाई वर्ड इसलिए लगाया गया क्योंकि N2 स्टेज अवेलेबल है, नाम ही इसीलिए हम लोग, अगर नाइट्रोजन लिखा जाए तो भी गलत नहीं है, पूरी तरह से राइट है, लेकिन डाई नाइट्रोजन अपने NCERT में अवेलेबल है। पर्पस क्या है, क्योंकि 2 एटम मिलकर के सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए डाई एटॉमिक वर्ड यहाँ पर है। सबसे पहले देखा जाए, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, हाँ, लेकिन कभी कभी इसमें देखा जाए इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी कंप्लीट द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए अपने को इस बेसिस पर डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले देखिए, प्रिपरेशन पार्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट को देखो हीट किया गया है, तो N2 और H2O और NaCl बना है। ये जो हमारे सामने कह सकते हो कि ये जो प्रोसेस है, ये देखा जाए ये हमारा लैब मेथड है। नाइट्रोजन को हम लोग देखा जाए लैब में इस मेथड से हम लोग बनाते हैं कि लैब में हमें अमोनियम क्लोराइड इजिली अवेलेबल है, सोडियम नाइट्राइट इजिली अवेलेबल है, दोनों सॉल्ट हैं, इनको हीट कर देते हैं, तो हीट करके हमारा नाइट्रोजन मिलता है। लैब में वो मेथड अप्लाई किए जाते हैं जो लैब में अवेलेबल हमारे पास रिएजेंट्स हैं, अवेलेबल इक्विपमेंट्स हैं और आसानी से हम उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। साथ में देखा जाए सेकेंड वाला क्वेश्चन कई बार देखा जाए अपना, कंप्लीट द फॉलोइंग और व्हाट हैपेंस व्हेन, ऐसे क्वेश्चंस में ये कई बार आ चुका है। यह अमोनियम डाइक्रोमेट है और अमोनियम डाइक्रोमेट को देखो NH4 इसको स्ट्रांगली हीट करने से यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड रिलीज हुआ, नाइट्रोजन और H2O बना। तो ये क्वेश्चन, इस इक्वेशन को देने का केवल एक पर्पस है कि कई बार ये अपने एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप लोगों को इस पॉइंट पर ज्यादा फोकस करना है। साथ में अगले पॉइंट पर अमोनिया और कॉपर ऑक्साइड को देखा जाए हीट कर दिया जाए, कॉपर अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन और H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारे पास नाइट्रोजन और कॉपर ऑक्साइड के साथ अमोनिया और कॉपर ऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन का प्रिपरेशन पार्ट है। ये जो हमने नीचे वाले दोनों इक्वेशन ले रखे हैं, स्पेशली Na-N3, ये सोडियम एजाइड है। यहाँ पर देखो ये N3, यहाँ पर जो N3 माइनस आयन है इसको हम एजाइड आयन का नाम देते हैं। यहाँ पर देखा जाए ये सोडियम एजाइड है। 573 केल्विन पर अगर इसको टेम्परेचर दे दिया जाए तो सोडियम अलग हो जाएगा और साथ में नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा यूज जो स्पेशली देखा जाए कार ऑनवर्ड्स में, जो आज के टाइम में एयर बैग सिस्टम आते हैं, जो देखा जाए स्पेशली जब एक्सीडेंट या ऐसे कोई अनहैपनिंग प्रोसेस के टाइम पर देखा जाए सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, वहां पर देखा जाए एयर बैग में ये सोडियम एजाइड भरा होता है। जैसे ही कार कहीं कोलैप्स करती है या कहीं पलट रही होती है या कह सकते हो कि अनहैपनिंग इवेंट अगर होते हैं, तो ऐसे केस में सेंसर के थ्रू वहां पर तुरंत 573 केल्विन टेम्परेचर क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे हमारा सोडियम एजाइड जो कि सॉलिड होता है इतने हाई टेम्परेचर पर सोडियम और नाइट्रोजन देगा। नाइट्रोजन बनते से ही पूरा बैग गैस से फिल हो जाएगी और वो कार को सेफ्टी प्रोवाइड करेगी, स्पेशली ड्राइवर को। कार को पलटने में देखा जाए धीरे धीरे पलटना शुरू हो जाएगा कार, तो ऐसे तरह से देखा जाए काफी कुछ डैमेज से हम बचा सकते हैं। इसलिए आज के टाइम में ज्यादातर जो सेफ्टी कार्स हैं, स्पेशली जहां पर सेफ्टी फीचर को ज्यादा ध्यान में रखा जाता है, उसमें एयर बैग तो होते ही होते हैं। साथ में देखो अगले हमने बेरियम नाइट्राइड, बेरियम एजाइड ले रखा है। ये भी देखा जाए यहाँ पर हीट करने से बेरियम अलग और नाइट्रोजन अलग हो जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब कुछ हमने प्रिपरेशन प्रोसेस स्पेशली नाइट्रोजन के ले रखे हैं। आप लोग को इनको 3-4 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। स्पेशली देखा जाए ये 2-3 पॉइंट्स तो हमारे सामने एग्जाम में कह सकते इक्वेशन के फॉर्म में पूछ लिए गए हैं, और ये हमें इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि पता है कि आज के टाइम का हो सकता है कि इस पर कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन जाए, कोई असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन बन जाए, ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इसलिए पॉइंट कवर किए गए हैं। अब इसके आगे देखा जाए, हम आगे प्रिपरेशन के बाद, ये हमारे नाइट्रोजन का प्रिपरेशन है, बाकी स्मॉल टॉपिक है, ज्यादा इसमें अपने को टाइम नहीं लगाने की जरूरत है और सीधे हम इसकी प्रॉपर्टीज पर आएंगे। आप सबको पता है कि नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन एक तरह से इनर्ट मेंबर है नॉर्मल कंडीशन में। रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन देखा जाए
किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन फ्री स्टेट में अवेलेबल है। लेकिन हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन देखा जाए मेटल या नॉन मेटल से रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके अलग अलग प्रोडक्ट देगा। तो सबसे पहले देखा जाए स्टार्टिंग में देखा जाए हम प्रॉपर्टीज पर अगर स्पेशली आए नाइट्रोजन की, तो सबको पता है रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस है, आसानी से देखा जाए इसको हम लिक्विड में नहीं कन्वर्ट कर सकते, टेम्परेचर को काफी डाउन करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो जाके नाइट्रोजन हमारा लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट होगा। एक तरह से इनर्ट एटमॉस्फेयर कहीं क्रिएट करना होता है तो हम नाइट्रोजन को यूज करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। प्रॉपर्टीज में ज्यादातर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी में देखा जाए, मैं सिंपली समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो जितने मेटल्स हैं, मान लो अगर हमने लिथियम को लिया है और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करा दें, तो लिथियम मेटल है और एक्टिव मेटल है, तो नाइट्रोजन के साथ देखा जाए लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा Li3n, क्योंकि यहाँ N2 है इसलिए 2 लेना पड़ेगा और यहाँ पर 6 Li हमें लेना पड़ेगा, तो लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप मैग्नीशियम को सेलेक्ट करिए, नाइट्रोजन का यूज करिए, मैग्नीशियम भी एक एक्टिव मेंबर है, यहाँ पर एक्टिव मेंबर होने तो देखो रूम टेम्परेचर पर तो रिएक्शन नहीं होंगे, लेकिन हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा। नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर इसलिए रिएक्ट नहीं करता क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब उतनी एनर्जी जब इसको मिलेगी तब जाकर के रिएक्टिव होगा, अदरवाइज ये नॉर्मल कंडीशन में इनर्ट बिहेवियर शो करेगा। अब यहाँ पर देखा जाए मैग्नीशियम क्योंकि डाइवैलेंट है, Mg3N2 ये सिचुएशन आएगी, यहाँ 3 मैग्नीशियम ले लेते हैं। ऐसे हम कैल्शियम को भी ले सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ ट्रीट कर दें। यहाँ पर देखा जाए कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, लेकिन ये सब नॉर्मल केस में नहीं होंगे, इनमें हमें हीट करना पड़ेगा तब जाकर के रिएक्शन आपका कंप्लीट होगा। इसी तरह देखा जाए कुछ रिएक्शंस अगर नॉन मेटल के साथ नाइट्रोजन को रिएक्ट कराया जाए, N2+3H2 अमोनिया बनाने का देखो एक प्रोसेस है। यहाँ पर Fe कैटलिस्ट है, 700 केल्विन हम टेम्परेचर यूज करते हैं, आगे अमोनिया बनाने के लिए पूरा प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए मॉलिब्डेनम एज अ कैटालिटिक प्रमोटर है, इससे अमोनिया का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर एनर्जी लिबरेट होगी। इसका डिस्कशन आगे हमें अमोनिया में फिर से करना है। ये भी देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं इनको आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक देखो CaC2 कैल्शियम कार्बाइड है, अगर इसका नाइट्रोजन से रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ पर हीट करने से CaCN2+C, ये कैल्शियम साइनेमाइड है, इसको हम कैल्शियम साइनेमाइड का नाम देते हैं। नाइट्रोलियम के नाम से देखा जाए, यहाँ पर नाइट्रोलियम के नाम से ये मार्केट में फर्टिलाइजर की तरह से बिकता है। ये पूरा का पूरा देखा है नाइट्रोलियम में पूरा तीनों चीजें आ जाएंगी। कैल्शियम साइनेमाइड जो है CaCN2 है, कैल्शियम साइनेमाइड, लेकिन अगर हम नाइट्रोलियम की बात करते हैं तो CaCN2+C, ये पूरा का पूरा जो मिक्सचर हमारा प्रिपेयर होगा जिसको हम लोग फर्टिलाइजर की तरह से बेचते हैं, फर्टिलाइजर की तरह से यूज करते हैं नाइट्रोलियम के नाम से, ये पूरा CaCN2+C ये कंप्लीट है। तो आप लोगों के सामने देखा जाए कुछ हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया है। स्पेशली यूजेस में देखा जाए, अगर हम नाइट्रोजन के यूजेस की बात कर लें तो देखा जाए इस पर ज्यादातर क्वेश्चंस तो बनते नहीं, लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए यूजेस के लिए। नाइट्रोजन का देखा जाए एक तरह से इनर्ट है पूरी तरह से, आपको पता है कि इनर्ट होने के नाते इनर्ट एटमॉस्फेयर कहीं क्रिएट करना होता है स्टील इंडस्ट्रीज में, जहां पर हमें मेटलर्जिकल ऑपरेशन करना होता है और एटमॉस्फेयर इनर्ट लेना होता है, वहां पर हम लोग नाइट्रोजन को इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए लेते हैं। साथ में जो देखा जाए मरकरी बल्ब होते हैं जो घरों में यूज होते हैं या स्ट्रीट लाइट की तरह से हम लोग यूज करते हैं। आज के टाइम में तो LED का यूज बहुत ज्यादा होने लगा है, लेकिन जो येलो कलर वाले बल्ब आप लोगों ने कहीं पर जलते देखा होगा स्ट्रीट में और इन सब में, ये सब मरकरी लैंप होते हैं। वहां पर देखा जाए टंगस्टन जलता है एकदम हाई टेम्परेचर की वजह से, देखा जाए उसको यहाँ पर देखा जाए वो धीरे धीरे इवोपरेट होता रहता है। उस इवोपरेशन को मिनिमाइज करने के लिए उस मरकरी बल्ब के अंदर नाइट्रोजन को हम लोग फिल कर देते हैं, वो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है और टंगस्टन की जो इवोपरेट होने की टेंडेंसी है मिनिमाइज हो जाएगी। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए मरकरी लैंप की जो लाइफ होती है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि टंगस्टन का जो इवोपरेशन है बहुत स्लो होता है, क्योंकि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर वहां पर हम लोगों ने
इनर्ट लेवल पर क्रिएट कर रखा है। ये कुछ बेसिक हमारे पास कुछ यूजेस हैं। कुछ कंपाउंड बनाने में, जैसे लिथियम का नाइट्राइड है, मैग्नीशियम का नाइट्राइड है, अमोनिया बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में, ये सब देखा जाए हम लोग नाइट्रोजन के स्पेशली हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसके यूजेस हैं। तो बस नाइट्रोजन में ज्यादा कुछ तो नहीं समझना है। कभी कभार केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो सब पॉइंट्स मैंने देखा जाए इसमें नाइट्रोजन में हमने कवर कर रखे हैं। अब हमारा जो अगला डिस्कशन है यह अमोनिया है। अमोनिया पर क्वेश्चंस बनते हैं और आप लोगों को अमोनिया को अच्छे से करने की जरूरत भी है, इसलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखा जाए डाई नाइट्रोजन के आगे हम अमोनिया की तरफ मूव करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, जिससे कि अमोनिया में कुछ प्रिपरेशन प्रोसेस हैं जो कि जनरल प्रिपरेशन है, कुछ लैब मेथड हैं, कॉमर्शियल मेथड भी हैं, तो सबको हम लोग वन वन करके डिस्कस करते हैं। तो अमोनिया के लिए देखा जाए, यहाँ पर हम अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। अमोनिया यहाँ पर देखा जाए प्रिपरेशन की तरफ, सबसे पहले हम लोग अमोनिया की मूव करें। देखा जाए अमोनिया का यूज सबसे ज्यादा देखा जाए लैब में और इन सब जगह पर हम लोग कराते हैं। एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ इसमें अमोनिया में, यहाँ पर जो NH2CONH2 है, ये देखो यूरिया है। ये ज्यादातर केस में देखा जाए अपना फर्टिलाइजर की तरह से यूज होता है। यूरिया NH2CONH2 ये देखा जाए मॉइस्चर की प्रेजेंस में होता क्या है, यहाँ पर देखा जाए मॉइस्चर की प्रेजेंस में NH4 CO3, यहाँ पर देखिए अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। और यही जो अमोनियम कार्बोनेट है NH4 CO3, अगर इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया जाए तो अमोनियम कार्बोनेट यहाँ पर ब्रेक होकर के अमोनिया दे देगा प्लस H2O प्लस CO2। तो हमारे कहने का मतलब ये यहाँ पर देखा जाए NH3, ये अमोनिया बनाने का देखा जाए एक सिंपल सा प्रोसेस है। इसीलिए कभी भी अगर यूरिया के फर्टिलाइजर वाले गोदाम में अगर जाया जाए तो वहाँ अमोनिया की स्मेल बहुत ज्यादा आती है स्पेशली, और अमोनिया एकदम शार्प स्मेल होती है, इतनी ज्यादा होती है कि अपने को चुभती है, ऐसा लगता है आंख से आंसू गिरने लगते हैं। तो इस तरह से वो अमोनिया आई कहाँ से, अमोनिया के उस कह सकते यूरिया वाले गोदाम में जहाँ पर बहुत ज्यादा यूरिया फर्टिलाइजर भरा हुआ है, मॉइस्चर से अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। और अमोनियम कार्बोनेट रूम टेम्परेचर पर ही देखा जाए, जो हीट करने की साइन हमने ले रखी है, बहुत हाई टेम्परेचर नहीं है, या रूम टेम्परेचर पर ही अमोनिया क्रिएट कर देगा। इसलिए यहाँ पर देखा जाए वहां पर हम लोग को अमोनिया बहुत ज्यादा मिलती है और अपने को इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ये आप लोग ध्यान रखना है, इसलिए अमोनिया बनाने की सिंपल सी प्रोसेस है। लैब में देखा जाए हम लोग अमोनिया बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग NH4Cl ले लेते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और इसको हम लोग ट्रीट करते हैं। यहाँ पर देखा जाए जो हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है देखा जाए ये CaCl2 का फॉर्मेशन कर लेगा, अमोनिया बन जाएगी, और साथ में देखा जाए OH और H मिल करके देखो H2O का फॉर्मेशन कर देंगे। एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ स्पेशली, यहाँ पर देखो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेकर के हम लोगों ने अमोनिया का फॉर्मेशन किया है। और ये जो हमारे सामने मेथड है एक तरह से लैब मेथड है, क्योंकि लैब में अमोनियम क्लोराइड आसानी से अवेलेबल है और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा इजी गोइंग अवेलेबल है। तो लैब मेथड है, और लैब में अमोनिया बनाने का हमारा ये सबसे अच्छा प्रोसेस है। साथ में देखा जाए एक तरह से अमोनियम आयन की टेस्ट में भी देखा जाए हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस प्रोसेस का है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर NaOH या KOH का सोल्यूशन यूज करते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहें, स्पेशली मान लीजिए कि अगर हम कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने NH4 SO4 अमोनियम सल्फेट लिया है, इसका रिएक्शन हमने NaOH से करा दिया। NaOH एक बेस है, यहाँ पर COH था, यहाँ पर NaOH मैंने बेस ले रखा है। और अगर थोड़ा सा हीट करना पड़ा तो हम थोड़ा हीट भी कर सकते हैं। इससे देखिए अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ये देखो Na2SO4 बन जाएगा और साथ में H2O का फॉर्मेशन होगा। तो जितने भी लैब में अपने पास अमोनियम सॉल्ट है, ध्यान रखना ये आप लोगों के लिए बड़े काम के पॉइंट्स हैं, स्पेशली अपने प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड हैं। जितने भी अमोनियम सॉल्ट हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम बोरेट, किसी भी अमोनियम के सॉल्ट को, अमोनियम यहाँ पर आयन कैटायन है और नेगेटिव आयन कोई भी ले सकते हैं, अगर उसको बेस के साथ हम ट्रीट कर दें तो अमोनिया अपने को मिल जाएगी।
इसलिए आप लोगों को इसका ध्यान रखना है कि जितने अमोनियम सॉल्ट हैं सब बेस के साथ ट्रीट करने से, हीट करने से अमोनिया देते हैं। ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है, स्पेशली आप लोग थोड़ा इसका ध्यान रखना। साथ में देखो जितने भी मेटल के नाइट्राइड होते हैं, जैसे देखो अगर हमने लिया Mg3N2, ये मेटल का नाइट्राइड है, अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया जाए तो मेटल तो अपना रिस्पेक्टिव देखा जाए हाइड्रोक्साइड बना देगा। यहाँ पर चूंकि 3MgOH होल ट्वाइस मेटल का देखो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और अमोनिया ये नाइट्रोजन से देखो अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हाइड्रोजन यहाँ पर H2 की जरूरत पड़ेगी, देखो बैलेंस करोगे तो यहाँ 6H2। तो जितने मेटल के नाइट्राइड हैं सब वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होकर के मेटल अपना रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बना देगा और अमोनिया रिलीज हो जाएगी। यहाँ पर देखा जाए अगर आप चाहो तो Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड को भी ले सकते हो, सेम रिएक्शन शो करेगा। यहाँ पर देखो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस और अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे एल्यूमिनियम का भी नाइट्राइड हम ले सकते हैं, AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, और इसको H2O के साथ ट्रीट करोगे, एल्यूमिनियम अपना हाइड्रोक्साइड बना देगा AlOH होल थ्राइस, और नाइट्रोजन देखो अमोनिया का फॉर्मेशन कर देगा, अमोनिया बना देगा। और H2O देखा बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3H2 की हमें जरूरत पड़ेगी, हम 3H2 सेलेक्ट कर लेंगे। ये कुछ हमारे पास ऐसे कह सकते हो कि रिएक्टेंट हैं जिनको वाटर के साथ हम हाइड्रोलाइज करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये सब अमोनिया के जनरल प्रोसेस हैं, आप लोग को आना चाहिए, कहीं कहीं अपने पास इनकी हेल्प मिल सकती है। स्पेशली कभी कभी ABCD टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी कंप्लीट द फॉलोइंग, बैलेंस द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो वहां पर ये रिएक्शन सब अपनी हेल्प करते हैं, तो अपने को ध्यान से देखने की जरूरत स्पेशली ये है। अब हम अमोनिया के कॉमर्शियल मेथड की तरफ आएंगे। देखा जाए लार्ज स्केल पर अमोनिया बनाने के लिए हम लोग स्पेशली हैबर प्रोसेस, जो सामने डायग्राम मैंने बना रखा है पहले से ही, ये स्पेशली अमोनिया बनाने की प्रोसेस है और इसको हम हैबर प्रोसेस का नाम देते हैं। तो हैबर प्रोसेस से हम लोग लार्ज स्केल पर अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोग थोड़ा मैन्युफैक्चर की तरफ आएंगे कि अमोनिया का मैन्युफैक्चर हमें कैसे करना है। आप लोग थोड़ा इसका ध्यान रखना, बिल्कुल इजी टॉपिक है। यहाँ पर मैन्युफैक्चर की तरफ हम लोग मूव करेंगे। हैबर्स प्रोसेस, ये जो हमारे सामने देखो डायग्राम अवेलेबल है, ये स्पेशली हैबर प्रोसेस का डायग्राम है जो कि मैंने पहले से बना रखा है, जैसे कि एक नीट एंड क्लीन डायग्राम आप लोगों को अवेलेबल हो सके। यहाँ पर देखो हम करते क्या हैं, N2 + 3H2 को लेते हैं 1:3 के रेशियो में, और यहाँ पर देखा जाए ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। स्पेशली ये देखा जाए, ध्यान रखना, ये 700 केल्विन टेम्परेचर पर देखा जाए और 200 atm प्रेशर पर हम लोग करते क्या है कि अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर Fe जो है, Fe यहाँ पर देखा जाए या आयरन का ऑक्साइड जो है ये एज अ कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है, और मॉलिब्डेनम ले सकते हैं, और K2O + Al2O3, ये जो पूरे हैं ये प्रमोटर्स हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर्स क्या करते हैं, खुद कैटलिस्ट तो नहीं होते, लेकिन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, जो हम लोग कैटलिसिस वाले पार्ट में पहले से पढ़ चुके हैं। तो अब ये हमारा हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने का लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर का मतलब ये होता है कि हम लार्ज स्केल पर अमोनिया कैसे बनाएंगे। तो अमोनिया बनाने के लिए देखा जाए ये तरीका N2 और H2 1:3 के रेशियो में, देखो डायग्राम में मैंने इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। H2 और N2 देखो इस चैम्बर से, इस ट्यूब से मैं हाइड्रोजन पास करता हूँ, इससे N2, तो 1:3 के रेशियो में देखो लेना पड़ता है, क्योंकि इनका कंबाइनिंग रेशियो 1:3 है अमोनिया बनने में। गैसियस मिक्सचर को देखो आगे हमने यहाँ पर कंप्रेसर लगा रखा है, ये पूरा आउटलाइन डायग्राम है, ये कह सकते हो रियल डायग्राम नहीं है, ये केवल समझाने के लिए दिमाग में सेट हो जाए, इसलिए आउटलाइन डायग्राम है। यहाँ पर देखो कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेगा। इतने हाई प्रेशर पर हम गैसियस मिक्सचर को कैटालिटिक चैम्बर में डाल देंगे। यहाँ पर देखो कैटलिस्ट चैम्बर है, कैटालिटिक चैम्बर है, जिसमें हम लोगों ने 700 केल्विन पर देखा जाए हमने कैटलिस्ट को रख रखा, आयरन का ऑक्साइड लिया है और मोलिब्डेनम या K2O एंड Al2O3 को लेते हैं। मोलिब्डेनम चूंकि आज के टाइम में बहुत कॉस्टली मेटल है, इसलिए प्रेजेंट टाइम में हम K2O और Al2O3 को बेसिकली प्रेफर करते हैं, मोलिब्डेनम का यूज मिनिमम करते हैं।
लेकिन अगर कहीं मॉलिब्डेनम लिखा हुआ मिले या K2NaL2O3 लिखा मिले तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एज अ प्रमोटर यूज करेंगे और आयरन का ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज करेगा। ये जो प्रमोटर्स होते हैं वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन से उनका कोई लेना देना नहीं होता, जो मैं पहले बता चुका हूँ। 700 केल्विन पर कैटेलिटिक चैम्बर में देखा जाए ये हमारा कैटलिस्ट और प्रमोटर रखे हुए हैं। गैसियस मिक्सचर देखा जाए 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर देखो यहाँ पर डाला जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि 15 to 20% हमारा जो गैसियस मिक्सचर होता है वो अमोनिया बनता है, क्योंकि रिएक्शन देखो रिवर्सिबल है, ध्यान रखना। इसलिए अमोनिया, हाइड्रोजन और यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया का मिक्सचर देखा जाए आगे की तरफ मूव करता है। अब आगे देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, कंडेंस कर लेते हैं। अमोनिया कंडेंस होकर के लिक्विड के फॉर्म में यहाँ कलेक्ट हो जाता है, जो कि 15 to 20%, ध्यान रखना, मतलब पूरा का पूरा गैसियस मिक्सचर अमोनिया नहीं बनाता, 15 to 20% पार्ट अमोनिया में कन्वर्ट होगा। लिक्विड बना करके इसको देखा जाए यहाँ पर टैप लगी होती है, उससे हम बाहर निकाल लेते हैं टाइम टाइम पर। और जो हमारा गैसियस मिक्सचर अनरिएक्टेड है N2 और H2, 15 to 20% तो अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, बाकी अभी अनरिएक्टेड है। तो उस अनरिएक्टेड गैसेस को देखा जाए यहाँ रिसर्कुलेशन पंप लगा होता है, उससे करते क्या है कि शक कर लेते हैं और शक करके फिर से कैटेलिटिक चैम्बर में उसको फिर से उस गैस को डाल देते हैं, जिससे कि और ज्यादा अमोनिया का फॉर्मेशन किया जा सके। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है अमोनिया बनाने के लिए, ध्यान रखना। इसमें देखो एक चीज समझने की जरूरत है कि कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि अमोनिया को हम मैक्सिमाइज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज समझाना चाहेंगे जो आप लोगों को, कि जो हमारे पास देखो रिएक्शन है N2 + H2 2NH3। तो सबसे पहले देखिए 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन नाइट्रोजन का है और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का है, मतलब हमारे पास देखा जाए 4 वॉल्यूम गैसियस रिएक्टेंट हमारे पास है। अब प्रोडक्ट देखा जाए हमारे पास 2NH3 बन रहा है, तो 2 वॉल्यूम हमारे पास गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि हम अमोनिया को मैक्सिमम कैसे बना सकते हैं, मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा जाता है और अपने को पता रहना चाहिए। ऐसे केस में चूंकि हमारा रिएक्शन देखा जाए रिवर्सिबल है, सिस्टम पूरा क्लोज है, तो आपको सबको पता है कि ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल जो 11th क्लास में डिस्कस है, उसी के बेसिस पर अमोनिया को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया हमें कैसे मिलेगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। क्या करते हैं देखो, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, आप लोगों को सबको पता है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर हमें फॉरवर्ड ले जाना है तो उस केस में हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारा रिएक्शन, हमारा सिस्टम, हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर गैसियस वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हों। तो हाई प्रेशर हमें यहाँ पर अमोनिया को मैक्सिमाइज करने के लिए चाहिए होगा, इसलिए हमने 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो यहाँ पर कंप्रेसर से क्रिएट कर रखा है। साथ में देखो रिएक्शन चूंकि एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H की वैल्यू देखो नेगेटिव आ रही है, एक्सोथर्मिक है, यहाँ पर ध्यान रखना एक्सोथर्मिक है। अगर डेल्टा H की टर्म में वैल्यू दी जाएगी तो आप देखो ऐसे माइनस साइन के साथ आएगी, XYZ जो भी रिजल्ट आ सकता है। लेकिन अगर डेल्टा H की टर्म में वैल्यू ना देकर डायरेक्ट ये वैल्यू दे देगी तो ऐसे +X, मतलब कि एनर्जी रिलीज हुई है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं, जहां एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में कंज्यूम होती है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस का यहाँ पर यूज स्पेशली देखो सिंपल ये है, नॉर्मली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि अमोनिया मैक्सिमम बने। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में मूव करेगा जिससे एनर्जी कंज्यूम हो, कहने का मतलब है, और फॉरवर्ड तो एनर्जी लिबरेट हो रही है, बैकवर्ड कंज्यूम होगी। तो हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर को लो रखेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। लेकिन आपको सबको पता है कि लो टेम्परेचर पर हमारा नाइट्रोजन एक तरह से इनर्ट है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में देखो ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लो टेम्परेचर पर ब्रेक भी नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों को मिनिमम देखा जाए 700 केल्विन का टेम्परेचर लेना पड़ेगा, जो कि ये लो टेम्परेचर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी के बेसिस पर हम इसको लो टेम्परेचर का नाम दे सकते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग कि नाइट्रोजन जो कि लो टेम्परेचर, मान लो हम 300, 400, 500 रेंज में टेम्परेचर लाएं तो रिएक्ट ही नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पर या नॉर्मल कंडीशन में अनरिएक्टेड है, क्योंकि N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने में हाई एनर्जी चाहिए, इसलिए हमें 700 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ रहा है। फिर भी अगर अमोनिया को मैक्सिमाइज करने के लिए कहीं पर कॉन्सेप्ट पूछा गया है तो आपको लो टेम्परेचर मेंशन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना आप लोग सभी लोग। साथ में देखा जाए यूज ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पर हमने कैटलिस्ट यूज कर रखा। कैटलिस्ट करता क्या है कि इक्विलिब्रियम को देखा जाए जल्दी से स्टेब्लिश कर देता है, इस वजह से अमोनिया का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। तो यूज ऑफ है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के साथ हमने प्रमोटर भी लगा रखा जिससे कैटलिस्ट की एक्टिविटी और बढ़ जाए। और साथ में लास्ट में
अमोनिया जो गैस यहाँ पर देखो क्रिएट हुई है, स्पेशली अगर इसको लिक्विड बना करके सिस्टम से परमानेंट हम हटाते रहें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट को सिस्टम से हटाते रहो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट को सिस्टम से हटा दो तो बैकवर्ड जाएगा। तो हमें अमोनिया को ज्यादा बनाना है, इसलिए देखो कंडेंसर के थ्रू हमने अमोनिया को लिक्विड अमोनिया बना करके बाहर कर लिया आसानी से। अमोनिया जो कि प्रेशर बहुत हाई है, इतने हाई प्रेशर पर अमोनिया नॉर्मल केस में ही देखा जाए रूम सिचुएशन में ही क्या सकते हो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। मेरे कहने का पर्पज ये है, और अमोनिया को हम यहाँ से लगातार कॉन्स्टेंटली हटाते रहेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अमोनिया का फॉर्मेशन हो सके। तो ये कुछ हमारे पास तरीके हैं अमोनिया के प्रिपरेशन से रिलेटेड, जिसमें हैबर प्रोसेस स्पेशली अमोनिया लार्ज स्केल पर कैसे बनाएंगे, ये डायग्राम आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब अपना अमोनिया का जो प्रिपरेशन पार्ट है देखा जाए ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसके प्रॉपर्टीज पार्ट पर आएंगे। एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, देखो कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि अमोनिया एक बेस है, इस पर क्वेश्चन बनता है कि आपको प्रूफ करना होता है कि अमोनिया का नेचर, अमोनिया का बिहेवियर बेसिक है। तो पहले नंबर पे ये देखो, अमोनिया अगर हम लोन पेयर के बेसिस पर बात करें तो लोन पेयर के बेसिस पर देखें तो अमोनिया के पास क्या लोन पेयर है, और लोन पेयर एक किसी को आसानी से अवेलेबल करा सकता है, आसानी से डोनेट करा सकता है। इसलिए अमोनिया अगर हम लुईस कॉन्सेप्ट की बात करें तो लुईस कॉन्सेप्ट बेसिस पर बता सकते हैं कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी अमोनिया में है, इसलिए अमोनिया एक बेस है। लेकिन आपको मैं बता दूं इसका जो गैसियस मिक्सचर होगा वो कोई भी बेसिक नेचर शो नहीं करेगा, लिटमस पर उसका इफेक्ट 0 के बराबर रहेगा, लिटमस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे देखिए अमोनिया, नाइट्रोजन, इसके साथ 5 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन ने देखो बॉन्ड बना लिया और एक लोन पेयर अवेलेबल है। यह अमोनिया का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब ये लोन पेयर जो अवेलेबल है, चूंकि अमोनिया की साइज स्मॉल है इसलिए लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर सकता है। यहाँ देखिए अगर अमोनिया को हम H+ दे दें तो NH4+ बना देगा, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है और H+ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। लोन पेयर डोनर यहाँ पर देखा जाए बेस होते हैं, लुईस बेस, और लोन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं ये लुईस एसिड होते हैं। यहाँ पर जो हमारा अमोनिया देखा जाए ये एक तरह से बेस का काम करेगा, लेकिन वाटर के अंदर देखो स्पेशली होता क्या है, लेकिन अब चूंकि इसमें फ्री H+ आयन तो अवेलेबल है नहीं अमोनिया के अंदर। अगर अमोनिया गैसियस फेज में है कोई H+ आयन नहीं दे रहा है, इसलिए अमोनिया कोई चूंकि H+ आयन दे नहीं रहा है, या ना तो H+ आयन नॉर्मल केस में ले सकता है गैसियस फेज में, इसलिए आपको मैं बताना चाह रहा हूं स्पेशली यहाँ पर कि न्यूट्रल सिचुएशन में देखा जाए गैसियस फॉर्म में अमोनिया का बिहेवियर न्यूट्रल है, लिटमस पर इसका इफेक्ट 0 है। लेकिन अगर इसी अमोनिया को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें H2O तो हाईली सॉल्युबल है, वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई है, और यहाँ पर सॉल्युबल होकर के देखिए अमोनियम आयन दे देगा और साथ में OH- आयन दे देगा, यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब यही जो OH- आयन बना है इस वजह से इसका जो नेचर आएगा, एक्वा सोल्यूशन आएगा, वो बेसिक नेचर शो करेगा, क्योंकि देखो OH- आयन अपने को प्रोवाइड कर रहा है। आपको सबको पता है H+ आयन डोनर एसिड होते हैं और OH- आयन डोनर बेस होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? आर्रेनियस के अकॉर्डिंग, जो हमारा एसिड और बेस का सबसे स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है, प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट है। तो अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक नेचर दिखाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH- आयन। ये अपने को पता होना चाहिए, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर कभी क्वेश्चंस स्पेशली बने तो आप लोगों को इस बेसिस पर ध्यान रखना। गैसियस फेज में अमोनिया इसलिए बेसिक है क्योंकि लोन पेयर के बेसिस पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और एक्वस फेज में अमोनिया इसलिए बेसिक है क्योंकि OH- आयन दे रहा है, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। वाटर के अंदर देखा जाए हाईली सॉल्युबल है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करना चाहेंगे। अमोनिया के प्रॉपर्टीज में देखा जाए सबसे पहले तो वही कलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग, एक तरह से ज्यादा अमाउंट में सफोकेटिंग, ये सब हम नेचर दे सकते हैं अमोनिया का। आसानी से हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा हम प्रेशर को बढ़ा करके नॉर्मल कंडीशन में हम इसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तो बेसिक जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो तो नॉर्मली इसी सबसे रिलेटेड है, नॉर्मल वे में हम इसको समझ सकते हैं। अब इसके आगे देखा जाए थोड़ा सा हम लोग इसके प्रॉपर्टीज की तरफ, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे, जिस पर क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी पर क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर एक चीज समझाना चाहूंगा, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम AgCl को लेते हैं, सबको पता है AgCl क्या है, व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट है,
और इसको अगर हम अमोनिया सोल्यूशन में डाल देते हैं, अमोनिया सोल्यूशन होता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस केस में देखो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है AgNH3 ट्वाइस, यहाँ पे देखो Cl, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और प्लस H2O। यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ स्पेशली इस वाले केस में, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना है AgNH3 ट्वाइस, यहाँ पर देखिए AgNH3 ट्वाइस Cl। अगर सिल्वर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो देखो +1 आएगा। तो यानी हमारे कहने का पर्पस क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का इम्पैक्ट ये होता है कि अपना व्हाइट कलर का AgCl का प्रेसिपिटेट अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है और उसका व्हाइट कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा इसका ध्यान रखना है। हमारे कहने का मतलब अगर AgCl का जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है या अमोनियम हाइड्रोक्साइड में या अमोनिया सोल्यूशन में सॉल्वेबल क्यों है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो आपके सामने है। ऐसे देखा जाए हम कॉपर सल्फेट को भी ले सकते हैं, CuSO4 का भी रिएक्शन अगर हम करा सकते हैं। सपोज आप CuSO4 क्या है, ब्लू कलर का एक सोल्यूशन है, और इसमें अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दें NH4OH, तो यहाँ पर देखो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, स्पेशली देखो CuNH3,4SO4 का फॉर्मेशन कर देगा इस वाले केस में देखा जाए, और साथ में यहाँ पर देखो H2O का फॉर्मेशन स्पेशली हमारे सामने आ जाएगा +4H2O। यहाँ पर देखो कॉपर का अगर यहाँ पर आप चार्ज निकालोगे देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। तो अभी मैं इसमें आपको देखो इसका नेम लिखना और ये सब मैं नहीं समझा रहा हूँ, ये बुक में अपने NCERT में इसका नेम क्या है वो भी अवेलेबल है। लेकिन अब ये जो अपने इस फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पर किसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की नेमिंग कैसे करते हैं वो डिटेल कर सकते हो कि रूल्स के साथ वहां पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग अभी प्रेजेंट टाइम में इसको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन जो रियल स्टडी अपनी होगी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ होगी। वहां पर इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आगे नेमिंग कैसे करनी है उसका डिस्कशन वहां पर होगा। तभी तो प्रेजेंट टाइम में आप ध्यान रखिए कि कॉपर सल्फेट के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा, AgCl जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है इसके साथ देखो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा, उसका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट डिसअपीयर हो जाएगा। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी तरह देखो यहाँ पर जो अमोनिया का सोल्यूशन है इसका बहुत ज्यादा यूज हम लोग लैब में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज बहुत ज्यादा लैब में होता है, स्पेशली बेसिक मीडियम डेवलप तो करने के लिए हम करते हैं, साथ में काफी कैटायन और एनायन के टेस्ट के लिए भी हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी अमोनिया सोल्यूशन का या लिक्विड अमोनिया का यूज करते हैं। तो आप लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया सोल्यूशन का मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, बाकी और कुछ अलग नहीं। तो आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ चीजें देखो यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ स्पेशली। एक क्वेश्चन देखो, अगर हम अमोनिया का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से कराते हैं, अगर हम अमोनिया को एक्सेस में लेके चलते हैं, यहाँ पर देखो क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करा दोगे तो 6NH4Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा +N2, ये प्रोडक्ट बनता है। अगर अमोनिया एक्सेस में होगी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा जाएगा तो अमोनियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन नाइट्रोजन, और अगर हम अमोनिया को लिमिटेड अमाउंट में लेके चलेंगे, क्लोरीन को एक्सेस में लेके चलेंगे। ये रिएक्शन कई बार आप लोगों के सामने पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो NCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ध्यान रखना NCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा और 3HCl। मेरे कहने का पर्पज ये है। तो इस केस में देखा जाए ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है और एक तरह से एक एक्सप्लोसिव की तरह से हम इसको यूज करते हैं, एक एक्सप्लोसिव यहाँ पर देखा जाए, ये ध्यान में रखने की जरूरत स्पेशली ये है। तो अगर ये कहा जाए कि व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन, तो अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन। अगर ये कहा जाए कि व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस क्लोरीन रिएक्ट विद अमोनिया, तो NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्लस, ये एक स्पेशल टाइप का एक्सप्लोसिव है, इसको हम एक्सप्लोसिव रिएजेंट एजेंट जैसा यूज करते हैं और HCl लिबरेट हो जाएगी। तो ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है और आप लोगों को ये चीज आनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ अपने प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन से रिलेटेड हम यहाँ पर देखा जाए बात कर लेते हैं। जैसे अगर हमें मान लिया जाए एल्युमिनियम का टेस्ट करना है, आयरन का टेस्ट करना है, क्रोमियम का टेस्ट करना है, तो इनके सॉल्ट जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उस केस में देखा जाए सिचुएशन क्या बनती है। यहाँ पर जैसे मान लो अगर हम AlCl3 ले लेते हैं, मान लिया जाए AlCl3 एल्यूमिनियम का कोई भी सॉल्ट दिया जाएगा, जब इसका रिएक्शन अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे, NH4OH के साथ करा देंगे, यहाँ पर देखो AlOH होल थ्राइस
एक तरह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमारा इसमें देखो बन जाता है। और साथ में यहाँ पर जो हमारी अमोनिया है देखो यहाँ पर 3NH4OH लेना पड़ेगा, तो 3NH4Cl बन जाएगा। तो ये जो जिलेटिनस यहाँ पर देखो जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये ध्यान रखना। अपना जो थर्ड ग्रुप यहाँ पर देखो, थर्ड ग्रुप जो हम लोग स्पेशली लेते हैं, यहाँ पर एक एल्युमिनियम आयन अवेलेबल है, एक देखा जाए Fe3+ आयन अवेलेबल है और एक Cr3+ आयन अवेलेबल है। ये तीन स्पेशली कैटायन हमारे थर्ड ग्रुप में होते हैं, जिसमें से इस दो को नॉर्मली अपने 12th क्लास में हम लोगों को दिया जाता है। तो इनकी जो एनालिसिस करते हैं, मतलब मान सकते हैं कि एल्युमिनियम का सॉल्ट है या आयरन का सॉल्ट है या क्रोमियम का सॉल्ट है, तो वहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक की रोल प्ले करता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन देखा जाए एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ मिल करके, या एल्युमिनियम का कोई भी सॉल्ट लिया जाए, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम फॉस्फेट, बोरेट, कुछ भी ले लें, कोई भी नेगेटिव आयन यहाँ पर ले लें, एल्युमिनियम अपना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक जिलेटिनस व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा। ये अपने को ध्यान रखना है। अगर हमारे पास देखा जाए आयरन को लिया जाए, FeCl3 देखा जाए ज्यादातर केस में हम यूज करते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया जाए, तो भी यहाँ पर आयरन देखा जाए अपना हाइड्रोक्साइड बना देगा और ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा यहाँ पर देखा जाए। और ये NH4Cl यहाँ पर ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पर बन जाएगा, ब्राउन कलर का देखा इनसॉल्युबल सॉलिड क्रिएट होगा। तो अब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा थर्ड ग्रुप में Fe3+ आयन है, या अगर जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो थर्ड ग्रुप में हमारा एल्युमिनियम आयन है। ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरे नंबर देखो हम क्रोमियम को भी ले सकते हैं। क्रोमियम का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखा जाए, CrCl3 प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया जाए, यहाँ पर क्रोमियम में देखा जाए अपना हाइड्रोक्साइड बना देगा, स्पेशली ये प्रेसिपिटेट है, और इसका जो कलर आता है ये स्पेशली ग्रीन कलर का स्पेशली बनता है। यहाँ पर देखा जाए ग्रीन प्रेसिपिटेट। तो मतलब कहने का पर्पज मेरा ये है कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस हम लोग करते हैं, स्पेशली लैब में सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, वहां पर अगर एल्युमिनियम का सॉल्ट है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिलेटिनस व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। अब आगे हम एल्युमिनियम का कंफर्मेशन टेस्ट आगे कंप्लीट करते हैं, यूज करते हैं। Fe के साथ Fe3+ के साथ देखा जाए ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, और क्रोमियम के साथ देखा जाए ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो इस बेसिस पर अपने को ध्यान रखना है कि हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया सोल्यूशन का यूज स्पेशली अपने केमिस्ट्री लैब में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में या सॉल्ट एनालिसिस में हम इनको यूज करते हैं। तो आप लोगों को ये सब पॉइंट्स आने चाहिए, ये बहुत काम के पॉइंट्स हैं, और हमें लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो भी रही होगी, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। आगे देखा जाए यहाँ पर हम और कुछ स्पेशली अगर बनाना चाहें, लेना चाहें, तो यूरिया बनाने में देखा जाए अमोनिया का बहुत ज़्यादा यूज है। यहाँ पर देखो ध्यान से, यूरिया बनाने में अमोनिया का बहुत ज़्यादा यूज इसलिए है क्योंकि यूरिया में NH2CONH2 स्पेशली है, तो वहाँ पर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके हम लोग यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर में यूरिया का फॉर्मेशन होता कैसे है। इस वाले केस में देखो एक सिंपल सा रिएक्शन हमारे सामने है। यहाँ पर हमारा जो अमोनिया है ये देखा जाए CO2 के साथ मिल करके, यहाँ पर आप मान सकते हो एक रिएक्शन हमारे सामने, यहाँ पर देखो NH2COO NH4 अमोनियम कार्बामेट है, अमोनियम कार्बामेट, ध्यान रखना अमोनियम कार्बामेट। और अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन जो होता है ये स्पेशली देखा जाए 220 ATM हमें प्रेशर लेना पड़ता है, मतलब हाई प्रेशर लेना पड़ रहा है, और 453 to 473 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ रहा है। इस टेम्परेचर पर देखो अमोनियम कार्बामेट बन रहा है, और अमोनियम कार्बामेट को हीट करने से देखो वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा, और ये बन जाएगा NH2CONH2, यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है कि हम अमोनिया से यूरिया कैसे बनाएंगे। आपको ध्यान रखना अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इस सिचुएशन में अमोनियम कार्बामेट दे देगी, और अमोनियम कार्बामेट को स्ट्रांगली हीट करने से एक H2O लिबरेट हो जाएगा, और H2O लिबरेट होकर के ये देखो यूरिया का फॉर्मेशन कर देगा। यूरिया बनाने का ये प्रोसेस है।
तो इतना तो हमें अमोनिया की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करने थे। बाकी इनके यूजेस में आप वही 2-3 चीज़ें ले सकते हो। कह सकते हो कि हमारा लिक्विड जो है ये अमोनिया लिक्विड का यूज़ हम लोग स्पेशली कूलिंग पर्पस के लिए, लो टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अमोनिया का यूज़ यूरिया अनवर्ड्स फर्टिलाइजर बनाने में बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं। अमोनिया सोल्यूशन का यूज लैब में देखा जाए एज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग करते हैं। सॉल्ट एनालिसिस में काफ़ी सॉल्ट के एक कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन या उसके प्राइमरी टेस्ट के लिए हम लोग अमोनिया का यूज़ करते हैं। ये कुछ बेसिक यूज़ हैं जो कि आप लोगों को बड़े आसानी से क्लियर होने चाहिए। आसान टॉपिक है, बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है और आप आसानी से इसको समझ सकते हो। इसके साथ साथ देखो इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पर भी क्वेश्चंस हैं बनते हैं। उसमें देखो स्ट्रक्चर आप लोगों सबको आना चाहिए, ध्यान रखना। नाइट्रोजन के यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का देखो लास्ट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए सबसे पहले देखो N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। सेकंड नंबर पर देखो NO नाइट्रिक ऑक्साइड है। थर्ड नंबर पर N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है। फोर्थ नंबर पर देखो N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। यहीं पर देखो N2O4 एक NO2 बनता है, देखा जाए ये मोनोमर है और ये डाइमर है, मतलब कूल करने से ये बनता है और हीट करने से ये बनता है, ध्यान रखना। और सबसे लास्ट में देखा जाए हम लोग ले सकते हैं N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाएगा +1 +2 +3 +4, यहाँ पर +4 वैल्यू आएगी, यहाँ +5 आएगी। ये दोनों देखो न्यूट्रल हैं, ध्यान रखना। और बाकी सब एसिडिक है, बाकी सब का देखो कोई कलर नहीं। और जो हमारा NO2 गैस है ये देखो ये ब्राउन कलर का है, तो ध्यान रखना इसका कलर अपने को पता होना चाहिए। ब्राउन कलर की गैस जो आपका NO2 है। स्ट्रक्चर बनाने में देखा जाए बड़े आसानी से ध्यान रखना है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में देखो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर ऑक्सीजन को देखो मिल जाएगी डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये हमारा N2O का स्ट्रक्चर देखो बन जाएगा। नाइट्रोजन के बीच में देखो ट्रिपल बॉन्ड बनाने से दोनों नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई और एक नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू ऑक्सीजन को दे देगा, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये N2O का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। NO की स्ट्रक्चर देखा जाए N डबल बॉन्ड O बनता है, इसके पास एक लोन पेयर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के केस में देखा जाए NO का स्ट्रक्चर बनता है। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के पास केवल 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नाइट्रोजन के आउटर सेल में देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयरिंग से मिल जाते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, इसलिए इनको हम ऑड इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। तो आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का पता होना चाहिए। N2O3 में देखा जाए बड़ा सिंपल सा केस है। यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये देखा जाए। और एक नाइट्रोजन के साथ देखो एक ऑक्सीजन नेगेटिव बॉन्ड से जुड़ जाएगा। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में देखा जाए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो बना, इससे नाइट्रोजन ऑक्सीजन की सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो एक डेटिव बॉन्ड बना करके इसके साथ देखा जाए ये N2O3 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। N2O4 में देखा जाए स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर बनता है, बशर्ते एक के बजाय दो देखो यहाँ पर डेटिव बॉन्ड दोनों नाइट्रोजन के थ्रू दोनों ऑक्सीजन के साथ बन जाते हैं। तो ये आपके N2O4 का स्ट्रक्चर है। NO2 स्ट्रक्चर देखो अगेन हमारा फिर से देखो NO2 स्ट्रक्चर वही हमारा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से देखो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और डेटिव बॉन्ड के साथ इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर भी जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 7 इलेक्ट्रॉन ही इसके पास रहते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के देखो यहाँ पर शेयरिंग हो गई, 7 हो गए और एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देखो नाइट्रोजन अपना ऑक्सीजन को डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए दे रहा है। तो ये भी देखो एक तो हमारा NO ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है और एक NO2 हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है बल्कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन फुल है। N2O5 की स्ट्रक्चर में देखा जाए यहाँ पर स्ट्रक्चर और बिल्कुल सिंपल सा ही रहता है। यहाँ पर देखा जाए बीच में एक ऑक्सीजन और आ जाता है और दोनों नाइट्रोजन के साथ डेटिव बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन अटैच हो जाते हैं। ये सिचुएशन हमारे सामने आती है। तो आपको ध्यान रखना है स्पेशली यहाँ पर जो सिचुएशन हमारे सामने, कभी कभी स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन बनते हैं
कभी कभी देखो इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी पूछी जाती है, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या है। ध्यान रखना कभी भी नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 और एक देखो लोन पेयर इधर निर्माण हो रहा है। यहाँ पर अगर N2O5 में नाइट्रोजन कोवैलेंसी पूछी जाएगी तो 4 कोवैलेंसी आएगी। ध्यान रखना यहाँ पर देखो 1 2 और एक इधर देखो लोन पेयर जा रहा है, यहाँ 3 कोवैलेंसी। यहाँ पर देखो 1 2 3 एंड 4 कोवैलेंसी, 1 2 3 एंड 4 कोवैलेंसी। यहाँ पर देखिए 2 कोवैलेंसी, यहाँ पर 1 2 3 और नेगेटिव बॉन्ड बन रहा है तो 4 कोवैलेंसी। तो नाइट्रोजन अपनी 4 कोवैलेंसी ज्यादा नहीं बना सकता। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि जब कभी भी देखा जाए जब NO2 को कूल कर दिया जाता है, देखा जाए तो कूल करने से 2 मॉलिक्यूल NO2 आपस में देखो डाइमर बना करके N2O4 का फॉर्मेशन करते हैं। पर्पस क्या है, क्योंकि NO2 में नाइट्रोजन देखो ऑड इलेक्ट्रॉन है और N2O4 में नाइट्रोजन देखा जाए पूरे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए ऑड इलेक्ट्रॉन सिचुएशन इसकी देखा जाए कूल करने से कह सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या इवन सिचुएशन में कंप्लीट हो रही है, इसलिए कूल करने से 2 मॉलिक्यूल आपस में डाइमराइज होकर के N2O4 का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कूल करने से N2O4 मिलेगा और हीट करने से NO2 मिलेगा। बस अपने को नाइट्रोजन के बारे में इतना डिस्कशन पता होना चाहिए। अब हमारा जो अगला वीडियो बनेगा वो फास्फोरस और उसके कंपाउंड से रिलेटेड बनेंगे। आप लोग इन वीडियो को अच्छे से देखना, कंसेप्ट को समझना। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन कई बार आप लोगों को इसको रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं कि ये कॉन्सेप्ट भूलते बहुत ज़्यादा है। स्पेशली इक्वेशन है, इक्वेशन को लिख लिख करके पढ़ना, आप लोग स्ट्रक्चर बना बना के सीखना, गलत नहीं होना चाहिए। तब जा करके कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका 100% आंसर प्रॉपर वे में दे पाओगे और पूरे नंबर अपने को मिलेंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका सलूशन 100% निकालने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।